Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we will study a story from class 12th English book Flamingo, Lost Spring, and we'll take one story from this lesson. Sometimes I find a rupee in the garbage. Students, आज हम क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक से सेकेंड लेसन पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द सेकेंड लेसन इज लॉस्ट स्प्रिंग. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको टाइटल से ही पता चलता है कि स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत और लॉस्ट मतलब खो जाना. तो हम जीवन के एक ऐसे हिस्से से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज को पढ़ेंगे जो हंसता खेलता है लेकिन कहीं खो जाता है. तो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं, आनंद उठाते हैं स्टोरी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर है इस स्टोरी की राइटर अनीस जंग की. अनीस जंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Students, जो screen पर आप तस्वीर दिख रहे हैं, this is the picture of a famous writer अनीस जंग. अनीस जंग एक प्रसिद्ध लेखिका हैं. And she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. उनका जन्म राउरकेला में हुआ और उनका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीती. She received her education in Hyderabad and USA. उन्होंने हैदराबाद और USA से अपनी एजुकेशन पूरी की. Her parents were both writers. अनीस जंग began her career as a writer in India. उनके माता पिता दोनों राइटर थे और उन्होंने भी अपना करियर लेखन कला में ही बनाया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. वो देश विदेश के कई अखबारों में और पत्रिकाओं में लिखा करती थी और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी. और ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, ये उनकी बुक से ली गई है और इन्होंने इस बुक में बहुत सारे वंचित बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं और उसमें उनकी गरीबी का और परंपराओं का हवाला देते हुए ये कहानियाँ लिखी हैं और वो बताती हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों का शोषण किया जाता रहा है. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द स्टोरी. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे कचरे में एक रुपया मिल जाता है. ये बात कौन कहता है? ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसका हीरो, मेन कैरेक्टर है साहिब. वो ये बात कहता है. लेट्स रीड द स्टोरी. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning scrounging search for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा, जिससे मैं रोजाना मेरा टकराव होता, यानी आमना सामना होता, जो कि हमारे पड़ोस के कचरे के ढेर में सोना ढूंढा करता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ आया था. सेट amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. वो ढाका में रहा करता था. उसके मैदान, उसके मकान, घर की अभी भी उसको याद है कैसे तूफान में सब कुछ उजड़ गया. ये सब बातें उसको उसकी माँ बताया करती थी. और जब
वो सब कुछ खत्म हो गया तो वो वहाँ से लौटे और किसी बड़े शहर में अपनी आजीविका के लिए आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, आई से, realizing immediately how the advice must sound. I have nothing else to do. जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब ने कहा मेरे पास इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तब लेखिका कहती हैं गो टू स्कूल, आई से, मैंने कहा तो फिर स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही मुझको महसूस हुआ हाउ द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मुझे सलाह किस तरह से देनी चाहिए, क्योंकि लेखिका ने एकदम से उसको कह दिया साहिब को कि स्कूल जाओ। हालांकि लेखिका की आवाज में विश्वास था, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये बात सोची नहीं थी। साहिब सेड, अब साहिब ने क्या जवाब दिया? देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे आस पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। लगभग मजाक उड़ाते हुए मैंने कहा यदि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज, उसने कहा हाँ हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी चौड़ी मुस्कान देते हुए। फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ ही दिनों बाद वो मेरे पास दौड़ते हुए आया। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल बन गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने कहा भाई स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मुझको काफ़ी अपने आप पर काफ़ी मैं लज्जित भी महसूस हुआ कि मैंने उससे ऐसा वचन क्यों दिया उसे जो मैं पूरा नहीं कर सकी। बट promises like mine in every corner of his bleak world. लेकिन मेरी तरह के मैं जिस तरह के मैंने प्रॉमिस किया वो इस संसार में, इस खोखले संसार में बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। यानी मैंने जिस तरह का उसको वचन दिया, इस तरह के बहुत लोग वचन देते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस। कई महीनों तक उसको जानने के बाद आखिरकार मैंने उसका नाम पूछा तो उसने जोर से बोला साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको पता नहीं था इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यदि उसको इसका अर्थ पता होता कि इसका मतलब होता है ये संसार का राजा, तो निश्चित रूप से उसको इस बात पर विश्वास करने में बहुत समय लगता। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. हालांकि उसको अपने नाम का मतलब पता नहीं था, लेकिन फिर भी अपने साथियों, अपने मित्रों की सेना के साथ बगैर चप्पल पहने नंगे पैर वो सुबह की चिड़िया की तरह, यानी सुबह बहुत ज़्यादा घूमता और दोपहर में गायब हो जाता। Over the month, I have come to recognize each of them. महीने भर में मैं उन सबको पहचानने लगी थी। लेखिका के आसपास ये बच्चे खेला करते थे और लेखिका अब धीरे धीरे उन बच्चों को पहचानने लगी थी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी माँ ने अलमारी से उनको नहीं उतारा, चप्पलों को नीचे नहीं उतारा है। Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. और उनमें से एक दूसरे बच्चे ने ये जवाब दिया जिसने कि जूते पहन रखे थे लेकिन वो जूते एक जैसे नहीं थे। उसने ये कहा कि अगर उसकी माँ उतार भी देती तो उसको उठा के फेंक देता, जूतों को उठाकर वो फेंक देता। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. और जब मैंने इस पर ये कमेंट किया तो वो अपने पैरों को आगे पीछे करने लगा। वो क्यों करने लगा था? क्योंकि उसने 2 रंग के जूते पहन रखे थे। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरे लड़के ने कहा कि मैं जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए, जिसके पास पूरी जिंदगी में कभी भी शूज नहीं थे।
Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. पूरे देश में जहाँ पर मैं घूमी, चाहे शहर हो या गांव की सड़कें हो, वहाँ पर बच्चे नंगे पैर ही चला करते थे। ऐसा नहीं है कि ये गरीबी की वजह से था, ये वहाँ की परंपरा भी हो सकती है नंगे पैर चलना। ये एक इसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये एक हम वजह बता सकते हैं नंगे पैर चलने की, लेकिन शायद ये ही एकमात्र वजह नहीं थी। देश की कभी भी ना खत्म होने वाली गरीबी भी एक इसका कारण हो सकती थी। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now thrown in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेखिका बताती हैं कि उनको एक कहानी याद है। रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे ये कहानी उडुपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने सुनाई। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उसके पिताजी एक पुजारी थे और वो वहाँ से स्कूल जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो मंदिर में थोड़ी देर रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूता पाने के लिए रोजाना प्रार्थना करता। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। अब लेखिका 30 वर्षों के बाद उसके गांव में पहुंची। एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब वो मंदिर तो जीर्ण शीर्ण हो गया था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. और उसके पिछवाड़े में एक नया पुजारी रहता था और वहाँ पर सफ़ेद और लाल कुर्सियाँ थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting. एक वहाँ पर एक छोटा सा लड़का जिसने ग्रे कलर की, यानी सीमेंट जैसा जो रंग होता है, ग्रे कलर की उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, मोजे पहन रखे थे और जूते पहन रखे थे, और हाफता आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और फोल्डिंग बेड ऐसा बेड जिसको कि उठाकर हम साइड में टिका सकते हैं, ऐसे बेड के ऊपर उसने अपना बैग को फेंका। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस when he had finally got a pair of shoes. मुझको उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई जिसने कि देवी से प्रार्थना की थी कि उसे एक जोड़ी जूते मिले। Let me never lose them. मैं उनको कभी भी ना खोऊं। The goddess had granted his prayer. भगवान ने, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब जो उस पुजारी का जो लड़का है, जिस तरह से वो शूज़ पहनता है, ऐसे और दूसरे लड़के भी शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन जो मेरे आसपास जो कचरा बीनने वाले हैं, पन्नी बीनने वाले जो बच्चे हैं, वो अभी भी जूतों के बगैर ही घूमते हैं। बच्चों, देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लेखिका कहती हैं, माई एक्वेंटेंस यानी हमारा जिनसे परिचय हो, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness.
It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but the ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. See a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. लेखिका कहती हैं कि जो उनकी परिचित थी, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी. जो उनकी परिचित थी वो उनको सीमापुरी ले गई. ये दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है और यहाँ पर सभी वो लोग रहते हैं जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश से भारत में आकर बस गए. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. साहिब का परिवार भी उनमें से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. पहले तो सीमापुरी बिल्कुल उजाड़ एरिया इलाका था. इट स्टिल इज, अभी भी ऐसा है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब ये खाली नहीं है. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. यहाँ पर ये बिल्कुल, अब ये इलाका खाली तो नहीं है. यहाँ पर मिट्टी के बनी हुई दीवारें हैं जिसके ऊपर टीन के टुकड़े या चादरों से उसकी छत बनाई गई है. नाली की कोई सुविधा नहीं है. पानी बहता रहता है और यहाँ पर लगभग 10,000 कचरा पन्नी बीनने वाले रहते हैं. वो यहाँ पर पिछले 30 सालों से बगैर किसी परिचय के रह रहे हैं, बगैर किसी कानूनी कागज के वो यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि उनके नाम केवल वहाँ पर उनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड है जिससे कि वो अपना खाना खरीद लेते हैं. इससे ऐसा लगता है कि फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. चाहे हमारी पहचान ना हो, लेकिन खाने के लिए अनाज बहुत ज़रूरी है. जीवित रहने के लिए अनाज बहुत ज़रूरी है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. एक फटी मैली साड़ी पहने हुए महिला ने कहा कि हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर हमारा परिवार भूखा नहीं है, बजाय उसके उन खेतों में काम करने के जो हमको बिल्कुल भी अन्न नहीं देते हैं. और इसीलिए वो अपनी एक खूबसूरत हरी भरी ज़मीन और नदियों को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं. Further, that tattered sari lady says, wherever they find food, they pitch their tents, they become transit homes. जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है वहाँ पे वो अपना तंबू लगा लेते हैं और वहीं उनका घर बन जाता है. ट्रांजिट मीन्स जो हम फटाफट से कच्ची ईंट या कच्चे मसाले से झोंपड़ी बना लेते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजिट होम. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उसी में बच्चे बड़े हो जाते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी जीवित रहने की जद्दोजहद में अपना योगदान देते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर जीवित रहना है तो वहाँ पर पन्नी बीनना ही होगा. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. उनके लिए कचरा है वो सोने के बराबर है. It is their daily bread and a roof over their heads. ये उनका अनाज है या यही उनका अन्न है और ये इसी की वजह से उनके सर के ऊपर छत है.
इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे उनको थोड़ा सा ही खाना क्यों ना मिले, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो वही बहुत है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहब says, is his eyes lighting up. उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं जब वो कहता है कि मुझको कभी 1 रुपया या कभी 10 रुपया मिल जाता है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for the hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. Garbage has a For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. बच्चों को कभी 10 रुपया या 1 रुपया मिल जाता है तो काफ़ी खुश हो जाते हैं. बच्चों के लिए यही बहुत है कि उनको कुछ मिलता है, लेकिन उनके बड़ों के लिए उनके जीवित रहने का एक तरीका है. One winter morning, एक सर्दी की सुबह, I see साहिब standing by the fence gate of the neighborhood club. मैंने देखा कि साहब है ना बाजू के एक क्लब के दरवाजे के पास में खड़ा है. Watching two young men dressed in white playing tennis. वो 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे. I like the game, he hums. वो धीरे से बोला, मुझे ये खेल पसंद है. Content to watch it स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. वो बाड़ के पीछे खड़ा होकर देखने में ही संतुष्ट था. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. उसने स्वीकार किया कि मैं जाऊंगा जब अंदर कोई नहीं होगा. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. जो गेट कीपर है, दरबान है, उसने मुझे झूला झूलने की परमिशन दे दी है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब कुछ समय बाद ही साहिब सफ़ेद जूते पहने हुए दिखाई दिया, लेकिन उसकी जो शर्ट थी वो तो उसका तो रंग उड़ा हुआ था और उसकी निकर का भी रंग उड़ा हुआ था. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. उसने अपनी बात बताते हुए ये कहा कि किसी ने मुझे दिया है. The fact that they are discarded. जबकि बात ये थी कि उन्होंने इसे फेंक दिया था. Shoes of some rich boy. और ये किसी धनवान लड़के के फेंके हुए जूते थे. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और शायद उसने इस वजह से नहीं पहने होंगे क्योंकि उन एक जूते में छेद हो गए थे. Does not bother him. लेकिन इसका साहिब पर कोई फर्क नहीं पड़ता था. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. जो बच्चा हमेशा से नंगे पैर घूमता हो, अगर उसको एक जूते में छेद भी हो वो मिलता है तो उसके लिए तो वो सपने के बराबर है. But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन वो जो खेल इतने अच्छे से गंभीरता से देखता था वो उसकी पहुंच से बाहर था. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. आज सुबह साहिब दूध की डेयरी पे जा रहा था. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था. कैनिस्टर यानी बड़ी सी बॉटल थी, बड़ा सा बर्तन था. I now work in a tea stall down the road. उसने बताया कि मैं नीचे है ना किसी चाय की दुकान पर काम करता हूँ. He says, उसने कहा, pointing in the distance, और उसने दूर से इशारा करते हुए बताया. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे खाना भी मिलता है और मुझे 800 रुपए भी मिलते हैं. Does he like the job, I asked. मैंने पूछा कि क्या तुमको नौकरी पसंद है. His face I see has lost the carefree look. उसके चेहरे पर जो मुक्त आकाश जैसी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी या अपने आप को वो फ्री महसूस कर रहा था, वो सब खो गया. The steel canister seems heavier than the plastic bag. जो अपने वो कंधे के पीछे प्लास्टिक की बोरी को लटकाता था उसकी तुलना में ये स्टील का जो कैनिस्टर था, स्टील का जो बर्तन था, ये काफ़ी भारी था. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. और जिसकी दुकान थी चाय की उसी का ये टी कैनिस्टर था, ये टीन कैनिस्टर था. कैनिस्टर यानी बहुत बड़ा सा जैसे चाय कलश होता है, इसी तरह का बर्तन था. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहब अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं था. यानी पहले वो, ये स्टोरी ऐसी है कि पहले वो सड़कों पर पन्नी
बीनता था, लेकिन उसने सोचा मैं कुछ अपना काम करूं। तो उसने जब काम किया तो वो किसी दूसरे की दुकान पे मजदूर बन गया। पहले वो पॉलीथिन की जो बोरियां होती थी उसके अंदर वो कचरा बीनता था, अब वो अपने सिर के ऊपर बड़ा सा कैनिस्टर रख के दूध डेयरी जाया करता था। स्टूडेंट्स, एक बच्चा, उसकी कहानी वहीं की वहीं रही, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। एक वो पहले अपनी मर्जी का मालिक था, खाने को नहीं मिलता था, अब वो दूसरे का गुलाम था। तो इस तरह से स्टूडेंट, हमने ये लेखिका अनीस जंग के द्वारा लिखी गई ये एक स्टोरी पढ़ी। इस स्टोरी का नाम था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? साहिब जो कचरे की ढेर था उसमें क्या ढूंढ रहा है और वो कहाँ पे है और वो कहाँ से आया है? एंड द आंसर इज साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स. ही इज इन द neighborhood of the author. Sahib has come from Bangladesh. He came with his mother in 1971. His house was set amidst the green fields of Dhaka. Storms swept away their fields and homes, so they left the country. Question number 2, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? लेखिका का अपना तर्क क्या होता है यह बताने के लिए कि बच्चों ने जूते क्यों नहीं पहन रखे, पैरों में कुछ क्यों नहीं पहन रखा है? There is one explanation. The one explanation offered by the author is that is a tradition to stay barefoot. ये था कि ये परंपरा ही थी नंगे पैर घूमना. It is not lack of money. He wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. He also remembers the story of a poor body who prayed to the goddess for a pair of shoes. Question number 3, if Sahib happy working at the tea stall, explain. क्या साहिब को अब चाय की दुकान पे काम करने में मजा आता है? No, Sahib is not happy working at the tea stall. He is no longer his own master. His face has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owned the tea shop. साहिब को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता क्योंकि अब वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और ये पीपा, जो कैनिस्टर है जिसको हम पीपा कहते हैं, इसका वज़न उसके पॉलीथीन का जो थैला था उससे कहीं ज़्यादा है, और वो जो पॉलीथीन था, पन्नी का जो थैला था, वो उसका था, जबकि ये कैनिस्टर है, इसका मालिक कोई और है। Another short answer type question. Number 1, who was Sahib and what was he doing and why? हम स्टूडेंट्स जान गए हैं. साहिब was a young boy of school going age. He was looking for gold in the garbage dumps of the big city. He had left his home in Dhaka, Bangladesh, and come to the big city in search of living. He has nothing else to do but pick rags. वो ढाका से आया एक बालक था जिसका नाम साहिब था, और वो इतने बड़े शहर में खाने की तलाश में आया था और उसके पास केवल पन्नी बीनने का काम था. क्वेश्चन नंबर 2, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. इस खोखले संसार में मेरे तरह के दिलासा देने वाले बहुत सारे लोग हैं. What promise does the author recall? और लेखिका को कौन सा अपना प्रॉमिस याद आता है? इन वॉट कॉन्टेक्स्ट वॉज इट मेड? और उसने ये कब दिया था? वॉज इट फुलफिल्ड? क्या वो वचन पूरा हुआ? ऑथर आस्क्ड साहिब अबाउट गोइंग टू स्कूल. Sahib explained that there was no school in his neighborhood. He promised to go to school when they built one, half joking. The author asked whether he would come in case she started one. Sahib smiled broadly and agreed to come. After a few days, he ran up to the author and asked if the school was ready. The author felt embarrassed. She had made a promise that was not meant. एक बार लेखिका ने उससे कहा कि क्या तुम पढ़ने जाओगे? तो बच्चे ने हंसते हुए कहा कि हाँ, वो पढ़ने आ सकता है यदि वो स्कूल बनवा दे. लेखिका कहती है हाँ. बच्चा कुछ दिनों बाद फिर उनके पास आता है, लेकिन लेखिका को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसने वो वचन दिया था जिसको वो पूरा नहीं कर पाई थी.
Some more questions. What is the meaning of Sahib's full name? Does he know? How does he conduct himself? साहिब का पूरा नाम क्या है और उसका क्या उसको मतलब पता है? His full name is साहिब आलम. It means the Lord of the universe. He does not know it. उसका पूरा नाम साहिब आलम है और उसको ये भी पता नहीं है कि इसका अर्थ होता है कि पूरे संसार का मालिक. If he knew it, he would hardly believe it. और यदि वो उसको जानता भी होता तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता. He roams the street barefoot with other rag pickers. This army of barefoot boys appears in the morning and disappears at noon. Question number 4. How does the author focus on the perpetual state of poverty of the children not wear footwear? And the answer is, the author notices that the most of the young children engaged in rag picking are not wearing footwear. Some of them do not have chappals, others want to wear shoes. Some say it is tradition to stay barefoot. To the author, it seems lack of money. Poverty forces them to walk without footwear. जो बच्चे वहाँ पे पन्नी बीनते थे उनके पास शूज़ नहीं थे. कुछ कहते थे कि उनको पसंद नहीं है जूते पहनना, कुछ कहते हैं कि ये परंपरा नहीं है, और लेखिका को ये समझ में आता है कि शायद ये पैसे की कमी. स्टूडेंट, इस कहानी के अंत में हम आते हैं और आपको कुछ सोचने के लिए हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, और ये है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों से को जो वचन दिए जाते हैं वो कभी कभी ही पूरे किए जाते हैं? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये घटना जो इस पाठ में बताई गई है तो ऐसा हुआ होगा? एंड माई आंसर इज, द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट. गरीब बच्चों को जो वचन दिया जाता है वो कभी कभी पूरा किया जाता है. द ऑथर आस्क्ड साहिब हाफ जोकिंग वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ शी स्टार्ट्स वन. वो लेखिका साहिब से कहती है कि अगर वो स्कूल खोलेगी तो वो स्कूल आएगा. साहिब एग्रीज टू डू सो. साहिब तैयार भी हो जाता है. फ्यू डेज लेटर ही आस्क्ड इफ द स्कूल इज रेडी. और कुछ दिनों बाद वो लेखिका से पूछता है कि आपने स्कूल बना लिया. द राइटर फील्स एम्बेरस्ड. राइटर बड़ी शर्मिंदा होती है एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. ऐसा वचन देने के लिए जो वो पूरा नहीं कर सकी. प्रोमिसेस लाइक हर्स abound in every corner of this bleak world. और जो इस तरह के जो प्रॉमिस हैं वो इस खोखले संसार में हर जगह बिखरे हुए हैं. So student, here comes the end of this first story. Sometimes I find a rupee in the garbage. Students, I hope that you loved and liked the story. Go through the story once again and solve the question answer and note down in your copy. Thank you very much.